हेलो सीए स्टूडेंट्स, अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर 26 में है और आप सोच रहे हो कि 3 मंथ्स में एडवांस अकाउंट को कैसे कवर किया जाए ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपरली हो जाए और आपको एग्जाम्शन भी अच्छे से मिल जाए, सो यू आर ऑन द राइट वीडियो। हाय, आई एम सीए महावीर जैन। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे रिगार्डिंग डिटेल स्ट्रेटेजी फॉर सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स। यहाँ पर अपन डिटेल हर एक चीज का डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट रिवीजन कैसे होनी चाहिए, सेकंड रिवीजन कैसे होनी चाहिए और फाइनल रिवीजन कैसे होनी चाहिए। जो फॉर्मूला रहेगा ना रिवीजन का, वो रहेगा आपका 15, वो रहेगा 1562। क्या है ये 1562? आगे जैसे वीडियो में बढ़ेगा आपको समझेगा, ठीक है। जो फर्स्ट रिवीजन रहेगी ना, तो फर्स्ट रिवीजन का अप्रोच क्या रहना चाहिए पता है? देखो, अगर आपका एडवांस अकाउंट्स आपने एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट जो सब्जेक्ट पढ़ा होगा वो एडवांस अकाउंट ही पढ़ा होगा, तो आपको जब डायरेक्टली 6 मंथ बाद एडवांस अकाउंट खोलोगे तो आपको रहेगा कि यार ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, क्योंकि आप जब पढ़ रहे थे तब आपके साथ टीचर पढ़ा रहा था आपको, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये सब। अभी आपको अकेले खुद से पढ़ना है, तो आपका अप्रोच कैसा रहना चाहिए? पहले तो रीड करो हर एक चीज, फिर अंडरस्टैंड करो, उसके साथ जैसे अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, मार्क करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट, और मेक करो, और उसको जो भी आपके जो स्टडी मटेरियल या तो जो भी नोट्स यूज कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक यूज करो, उसको रिवीजन फ्रेंडली वे में बनाओ। रिवीजन फ्रेंडली वे में बनाना ही फर्स्ट रिवीजन का आपका अप्रोच रहना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है आपको? पहले तो अंडरस्टैंड करना है सब चीजों को, जो जो चीजें आपकी बुक्स में नोट्स में लिखी है, उसके साथ जो जो क्वेश्चंस लिखे है उसको अंडरस्टैंड करना है, सॉल्व करना है, और जो जो आपको लगे कि हाँ यार इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको मार्क करना है। सर ये मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, कैसे मार्क करोगे? तो यहाँ पे देखो, दो तरह की स्ट्रेटेजीज होती है मार्किंग की। फर्स्ट स्ट्रेटेजी रहती है कि जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग पर्पस, कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे को जब मैं रिवीजन करूंगा ना, अगर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मेरे पूरे पूरे कंसेप्ट भी कवर हो जाएंगे। ये एक क्वेश्चन रहता है जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करते हो। सेकंड क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको आपको लगता है यार ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करते हो। तो ये क्वेश्चन जो भी रहेंगे जिसको आप मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे, ये सॉल्विंग के लिए रहेंगे। और दूसरा रहता है सिर्फ रीड ओनली क्वेश्चंस। रीड ओनली क्वेश्चंस क्या है सर? ये कुछ नया ही चीज पता चल रहा है। रीड ओनली क्वेश्चन से क्या है मैं बताता। तो देखो, अब जैसे आप एडवांस अकाउंट में देखोगे ना, जैसे अगर 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो आपको पता चलेगा इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, जो बाकी के 12 या 13 क्वेश्चन थे उसमें रिपीटेड एडजस्टमेंट्स है। पर एक आधा उसमें से ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि आपको लगेगा हाँ इसमें अगर 10 एडजस्टमेंट्स है तो एक एडजस्टमेंट ही यूनिक है, बाकी 9 एडजस्टमेंट रिपीटेड है, कि जैसा पहले क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट मार्क करे है उसमें कवर्ड हो जाता है। बट वो एक एडजस्टमेंट की वजह से आप पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करोगे, तो आपको क्या करना है पता है? उसको उस क्वेश्चन को मार्क करना है रीड ओनली क्वेश्चंस, और जो वो एडजस्टमेंट है उसको क्या करना है? आपको हाईलाइट करना है, और उसका जो सॉल्यूशन रहेगा सॉल्यूशन को भी करना है हाईलाइट। मतलब क्या? एडजस्टमेंट को भी हाईलाइट करना है और उसके सॉल्यूशन को भी हाईलाइट करना है। ऐसे क्वेश्चन जिनको आपको लगता है कि सॉल्व नहीं करना है पूरा पूरा, सिर्फ उसमें 1-2 यूनिक चीजें हैं जो आपको बाद में एग्जाम में काम आएंगी, या तो आपको लगता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्वेश्चंस में आ सकती, उन क्वेश्चंस को आपको क्या मार्क करना है? रीड ओनली क्वेश्चंस। समझा? मार्किंग के क्या स्टाइल रहेगी? एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्टाइल रहेगा जो आप नेक्स्ट रिवीजन में आप रिवाइज करोगे, या तो आपके फाइनल रिवीजन में रिवाइज करोगे, और रीड ओनली क्वेश्चन का स्टाइल रहेगा। और जैसे ही बन गया ना, तो देखो मैंने एक प्रिपेयर किया है सीक्वेंस ऑफ द रिवीजन, मतलब ये टाइप में आपको रिवीजन करना है। अभी आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चन आता होगा, जैसे रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो पहला चैप्टर कौन सा पढ़ूं? अगर चैप्टर पढ़ना भी है तो उसके साथ में क्या क्या करना पड़ेगा? तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल, एकदम डिटेल, मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा डिटेल ये चीज हो सकती है, सीक्वेंस वाइज, कि आपको फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है? AS2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन। उसके बाद में देखो, अगर सीक्वेंस देखोगे तो यहाँ से तो यहाँ तक मैंने एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज किए। उसके बाद में ये 2 है अपने लायबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद में है रेवेन्यू वाले। उसके बाद में देखो ये एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। उसके बाद में आपके अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। उसके बाद में बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज है। तो अगर देखोगे एकदम लॉजिकल फॉर्म में है कि पहले जो बेस क्रिएट करना पड़ेगा कि एसेट क्या रहेगा, लायबिलिटी कैसे रहेगा, लायबिलिटी क्या रहेगी, फिर रेवेन्यू कैसा रहेगा। उसके बाद में जो भी आपके बड़े बड़े चैप्टर्स है, अगर देखो यहाँ पर अगर मैं एक बड़ा चैप्टर ले रहा हूँ तो उसके साथ में 2-3
मतलब एक हाथ दो चैप्टर्स, छोटे छोटे चैप्टर्स भी रख रहा हो, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आप बड़े बड़े चैप्टर्स सॉल्व कर रहे हो तो लाइन से बड़े बड़े चैप्टर्स आ जाए। कभी कभी ऐसा रहता है स्टूडेंट को कि यार मैं रिवाइज तो कर रहा हूँ, पर अभी कैसा है कि अभी मैं रिवाइज कौन से वे में करूँ, मैंने पहला चैप्टर कौन सा रिवाइज करना चाहिए, ताकि मैं बाद में जो बड़े बड़े चैप्टर्स उसको प्रॉपरली सॉल्व करवाऊँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में लिखा है कि पहला चैप्टर कौन सा होना चाहिए। और देखो आपके इसमें 32 चैप्टर्स है टोटल मिला के, तो 32 चैप्टर्स का सीक्वेंस दे के रखा है मैंने कि हर एक चैप्टर्स कौन से वे में आपको सॉल्व करना है, कौन से सीक्वेंस में सॉल्व करना है। और ये जो 4.1 है 4.2 है मॉड्यूल के रेफरेंस है। अगर ऐसा है कि किसी के पास कोई ऑथर की बुक रेफर कर रहा है तो मॉडल रेफर कर रहा है, तो ये जो है आपके लिए इजी रहेगा रेफरेंस के लिए, ठीक है। अभी आप सर बताओ मेरे को, अगर मैं AS2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सामने बॉक्सेस क्यों दिए गए, तो बता दो। देखो जैसे अगर आपका रिवीजन हो गया तो यहाँ पे करना है आपको टिक, यस हो गया। आपके नोट्स प्रिपेयर हो गए, नोट्स प्रिपरेशन मतलब क्या सर, तो देखो जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कोई चीज आपको लगेगी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो इसको और अच्छे वे से लिख सकते हैं ताकि आपको बाद में रिवीजन में हेल्प हो। ये देखो इसमें नो डाउट रहेगा कि आपने जो भी अगर ऑथर की बुक्स रेफर कर रहे हो तो मॉडल रेफर कर रहे हो, उसमें बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। पर ऐसी एक चीज रहती है ना कि मैंने बनाया, मेरे को रिवीजन के लिए ये चीज मेरे लिए कंफर्टेबल है। तो अगर ऐसा लगता है, या तो कभी कभी ऐसा रह सकता है, ऐसा पूरी पूरी आपके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रह सकती यार। हाँ फॉर एग्जांपल पूरे चैप्टर में 10 कंसेप्ट है, 10 कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है जो आपको बहुत हार्ड जा रहा है, तो आपको लगा है कि ये जो नोट्स में प्रिपेयर किया है, तो नोट्स में प्रेजेंट किया, मॉडल में प्रेजेंट किया है, वो तरीका आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको लग रहा है और सिंप्लीफाई वे में मैं कर सकता हूँ। तो सिर्फ उतने पार्ट के आपको नोट्स बनानी है और यहाँ पे करना है टिक। उसके बाद में आपको टिक करना है, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए क्या AS2 के, यस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लिया क्या, यस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कौन से आएंगे, जो सॉल्विंग वाले रहेंगे और रिवीजन वाले। अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे लिख लो सॉल्विंग प्लस रीड ओनली। और ये सर लास्ट में हमने क्या लिखा है, ये 10 मिनट्स फास्ट ट्रैक, तो बता देखो अगर कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4 घंटे लगेंगे। अभी 3 से 4 घंटे में आप क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ये 3-4 घंटे बाद एक ऐसा भी टाइम होना चाहिए कि मैं जितना अभी तक पढ़ा उसका कुछ तो रिवीजन होना चाहिए। तो ये रहता है फास्ट ट्रैक रिवीजन बोलते हैं इसको। 10 मिनट्स फास्ट ट्रैक रिवीजन में क्या करोगे आप, जैसे ही आपका पूरा चैप्टर होता है, जैसे AS2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन हुआ, उसके बाद में करो बुक बंद, ठीक है। लो आपके जो भी आपकी रफ बुक होगी या तो जो भी इस पे आप लिखते होगे, अगर कोई A4 साइज की बुक, A3 साइज की बुक्स, या तो जो भी पेज पे लिखते होगे ब्लैंक 2-3 पेज लो और उस पे लिखो कि आपने ये चैप्टर से क्या सीखा। जैसे मतलब सर समझाओ हमको, जैसे AS2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, आपने लिखा AS2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन। पहले तो इसमें लिखो इन्वेंटरी क्या है, तो मेरे को जितना आपको जो भी अंडरस्टैंड हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्शनिस्ट बनना है आपको, जितना आपको एग्जाम के लिए रिलेवेंट है कि उतना आता है क्या देखना है आपको। क्या आप बोलोगे हाँ AS2 इन्वेंटरी में 3 टाइप के इन्वेंटरी रहती है, एक तो FG रहता है, एक WIP रहता है, एक फिनिश गुड्स रहता है। जो WIP और फिनिश गुड्स है उनका कैसे वैल्यूएशन होता है, कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। RM का वैल्यूएशन किस पे डिपेंड करता है, FG के वैल्यूएशन पे। अगर FG कॉस्ट के ऊपर जा रही तो RM कॉस्ट पे रहेगा, FG कॉस्ट के नीचे जा रही तो लॉस मेकिंग FG है तो उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लेना है। ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट NRV क्या है, देखो अगर आपको याद आ रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं लिख भी रहा हूँ ये चीजें, अगर आप माइंड में करो तो ये चीज़ों को लिखने के बाद में क्या होगा सर, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा तब तक आप रिवीजन, आप ये जब चैप्टर बाद में पढ़ोगे ना तो आपको पूरा भूल जाओगे। तो इसमें एक सबसे बेस्ट वे रहता है, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उसका रिवीजन करते रहो। जैसे आपका नॉर्मल रिवीजन तो चल रहा है और ये 10 मिनट्स रिवीजन करना है, मैंडेटरी है, ठीक है। अभी इसमें 2 वे हो सकते हैं, किसी स्टूडेंट स्पेसिफिक है। मैं कौन सा वे प्रीफर करता है, हर चैप्टर के बाद में रिवीजन करना चाहिए। कोई स्टूडेंट ने कोई ऐसे बोला था सर हर चैप्टर के बाद रिवीजन नहीं करेंगे, हम पूरा दिन जितना भी पढ़ा लास्ट में 1 घंटे में रिवाइज कर लेंगे, वो भी चलेगा। जो आपको सुटेबल हो वो वैसे रिवीजन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन समझा। फर्स्ट रिवीजन को तो टाइमिंग की बात करें तो 15 डेज में आपको फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करनी है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ सितंबर 26 को नियरली 90 to 92 डेज बाकी है आज के डेट में, ठीक है। अगर आप 1 जून से भी प्रिपरेशन चालू करो तो आपको 15 डेज, तो हर सब्जेक्ट को 15 to 20 डेज तो दोगे ही दोगे, तो आपको फर्स्ट रिवीजन में इसके 15 डेज देना है, क्लियर, ठीक है। अभी बात करते हैं सर सेकंड रिवीजन की। सेकंड रिवीजन में क्या अप्रोच रहेगा, देखो सेकंड रिवीजन में अगर स्टूडेंट आया तो मेरे स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, 4-5 जितने भी बॉक्सेस से सब टिक कर दिए। मतलब क्या, मेरा जो मेन मोटो था ये फर्स्ट रिवीजन का क्या था कि स्टडी मटेरियल को रिवीजन फ्रेंडली वे में बनाना है। अगर मेरा रिवीजन फ्रेंडली वे में बन गया तो मैं सेकंड रिवीजन जो करूँगा वो कब करूँगा, मैं
कि जब आपके 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट की सबकी फर्स्ट रिवीजन कर लिया आपने, उसके बाद में आप सेकंड रिवीजन पे आओगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट रिवीजन रहेगी और सेकंड रिवीजन रहेगी, हो सकता उस पर मिनिमम टू मिनिमम और मैक्सिमम हो सकते हो 1 से 1.5 महीने का गैप हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ोगे आप, 2 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 महीने बाद आपने जो 2 महीने पहले पढ़ा था वो याद करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि आपका मटेरियल रिवीजन फ्रेंडली होना चाहिए। तो आप क्या करना है, ये देखो मैंने यहाँ पर जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस अलग है। पहले जो सीक्वेंस था अगर देखोगे रिवीजन का, तो मैंने आपको 5.1 में वैल्यू AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, AST PP ये सब बोला था, ठीक है। एक मिनट हाँ, ठीक है। यहाँ पर एसेट बेस कवर किया था, फिर यहाँ पे लाइबिलिटी, फिर रेवेन्यू। पर अगर देखोगे यहाँ पर जो सेकंड रिवीजन है, वहां पर मैंने पूरा एसेट बेस सेम टू सेम, उसके बाद में यहाँ पे डायरेक्टली रेवेन्यू लेके आ गया मैं। सर लाइबिलिटी क्यों नहीं लेके आया, एसेट के बाद में तो लाइबिलिटी आना चाहिए, ऐसा नहीं है। फर्स्ट रिवीजन में आपका हर एक चैप्टर का कंसेप्ट बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट। सेकंड रिवीजन में आपका एग्जाम फोकस रहना चाहिए। एग्जाम फोकस मतलब कैसा, कि जो चैप्टर को हाई प्रायोरिटी है, हाई इम्पैक्टिंग है, हाई इम्पैक्टिंग मतलब जिनमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं या तो जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटीज है, वो चैप्टर को आपने पहले करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एसेट के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों देता कि उससे एक बेस बन जाता आपका, हाँ चलो मुझे आता है, ठीक है। उसके बाद में आपने ये रेवेन्यू कवर कर लिया, फिर देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में AS22 बायबैक ऑफ द सिक्योरिटी, AS3, AS14। अगर आपको देख रहे हो सीक्वेंस, तो पूरा पूरा सीक्वेंस चेंज हो चुका है। जो फर्स्ट रिवीजन में सीक्वेंस था वो कंसेप्ट बिल्डिंग का था, सेकंड रिवीजन में है एग्जाम स्कोरिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर जो अप्रोच रहेगा आपका, रिवाइज करो हर कंसेप्ट सेम अप्रोच के पहले जो आपने पढ़ा था वो, जैसे ये चैप्टर लिया, आपको क्या करना है, पहले तो रिवाइज करना है हर कंसेप्ट जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ही सॉल्व करना है। कितना पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या देखो कोई चैप्टर में हो सकता है कि 10 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन में से अगर आपने 3 क्वेश्चन को ही इंपॉर्टेंट मार्क किया है और एक क्वेश्चन को रीड ओनली क्वेश्चन मार्क किया है, तो आपको 3 क्वेश्चन को प्रॉपरली हर एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। और जो एक क्वेश्चन रहेगा उसको सिर्फ रीड करके छोड़ देना है, मतलब उसका सोल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व जो आपने हाईलाइट किया था कि ये एडजस्टमेंट नया है उसको रीड करना है और उसके पार्ट को अंडरस्टैंड करना है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और उसको सोल्यूशन को जाके देखना है। उसके बाद में जो भी, ये देखो फर्स्ट रिवीजन में ना मैंने आरटीपीएस एमटीपीएस की बात नहीं की थी, क्योंकि देखो अगर आपका जो भी आप सब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो आपके अटेम्प्ट के पहले के आरटीपीएस एमटीपीएस तो आपको फर्स्ट डिवीजन में ही कंप्लीट करने हैं। देखो अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो फिर से बोलता कि आपके अटेम्प्ट के जैसे सितंबर 26 के है तो फर्स्ट डिवीजन जब करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके अटेम्प्ट के आरटीपीएस और एमटीपीएस ना आए, ठीक है। जब आप सेकंड डिवीजन में आओगे तब आपके अटेम्प्ट के आरटीपीएस और एमटीपीएस आईसीएआई पब्लिश करेगी, तो उसके अटेम्प्ट के पहले मतलब क्या, मई 26 तक जितने भी आरटीपीएस आ चुके हैं, जितने भी एमटीपीएस थे जो आपके, अगर आप जो ट्यूटर की बुक्स रेफर कर रहे हो अगर उसमें कवर्ड है वेल एंड गुड, कोई जरूरत नहीं आपको किसी रेफर करने की। बट अगर आप स्टडी मटेरियल सेल्फ स्टडी कर रहे हो या तो मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो आपको पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट्स की आरटीपीएस और एमटीपीएस और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। जिनके पास जो ऑथर की किसी लेक्चर किसी ट्यूटर की बुक्स लिए कोई दिक्कत नहीं आपको, बट जिसने नहीं लिए सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए भी ऐसा ऐसा अप्रोच रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीड करने हैं जो क्वेश्चन आपने रीड ओनली क्वेश्चन मार्क करने हैं, यहाँ पे सॉल्व करनी है आपके अटेम्प्ट की आरटीपी और बढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर पे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना आपको फुल पेपर देना है। ये जो सेकंड रिवीजन रहेगा वो कितने टाइम में रहेगा, 6 डेज का सेकंड रिवीजन रहेगा। तो आपको सेम अप्रोच, रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, रीड करो, आरटीपी सॉल्व करो, फास्ट ट्रैक रिवीजन में यहाँ पे देखो 5 मिनट्स हो गया। फिर पहले 10 मिनट्स की बात हो रही थी, यहाँ पे 5 मिनट्स क्यों दिया, देखो वहाँ पर कंसेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे टाइम सेविंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ही आपके यहाँ पे 32 चैप्टर्स होते हैं उसके बाद क्या करना चाहिए, आपने पूरा रिवीजन पेपर जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर दे सकते हो, नहीं तो जो आपके पास अगर आरटीपीस एमटीपीस आई होगी तो वो भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एज अ प्रैक्टिस तो आपको पता चले कि 3 आवर्स में आपका पेपर हो रहा है कि नहीं, कहाँ आप लैग कर रहे हो, कौन सी चीज़ें जहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। उसके लिए भी अगर आपको मैं बोलूँ तो 1-2 दिन दे सकते हो। जैसे आपका सेकंड डिवीजन हो गया, उसके बाद में 2 दिन शांति से, 2 दिन क्या करना है आपको कि जो भी पेपर में आपको गलतियां पता चली, क्यों हो रही गलतियां, कि यार माइंडसेट अलग था कि जब मैं पेपर दे रहा था तो ऐसा होता है। देखो एकदम नॉर्मल चीज़ है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको क्योंकि मेरे साथ भी होता था। जैसे अगर मैं फर्स्ट टाइम फुल पेपर लिखूंगा ना
तो हो सकता है कि मेरा पेपर फुल्ली कंप्लीट ना हो सकता है कि मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आए, हो सकता है कि मुझे 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, एटलीस्ट 60 to 70% तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा 40% कि आपको आता। देखो मैं एकदम फ्रैंक चीज बोल रहा, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट बायसनेस से बोल रहा कि सर ये 40% क्यों, वहां पे तो 100% रहना चाहिए क्योंकि 100% पढ़ लिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब 15वें दिन आप 32 चैप्टर पे आओगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर हो सकता है जो आपने AS2 पढ़ा था वो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला हो सकता है, मतलब आपको पूरी पूरी चीजें याद नहीं रहेगी। अगर 10 चीजें होगी तो 2-3 चीजें याद रहेगी या तो 4 चीजें याद रहेगी। अगर 40% भी आपको कॉन्फिडेंस है फर्स्ट डिवीजन में, यू आर वेल एंड गुड। पर क्या चाहिए? 40% कॉन्फिडेंस बट 100% मेहनत। फिर सेकंड डिवीजन में क्या रहेगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा 70 to 80%। तो यहाँ पे 70 to 80% क्या मैटर करेगा? आपका कॉन्फिडेंस और 100% मेहनत। और जो लास्ट डिवीजन रहेगी, लास्ट डिवीजन दैट इज फाइनल डिवीजन, आपको 2 दिन में देनी है। 2 दिन में कैसी? जो ICAI का फॉर्मेट रहता है। ICAI का फॉर्मेट क्या रहता है सर? कि 1.5 दिन प्रिपेयर करो, आधा दिन में पेपर दो। कौन सा टाइमिंग रहता है? 2 से 5। ठीक है, जो आप ICAI पैटर्न में पेपर देने वाले हो वही आपको यहाँ पे रेप्लिकेट करना है। मतलब क्या कि अगर 2 से 5 का पेपर है, 2 से 5 में ही पेपर दो। कितना टाइम देने वाले हो आपको? देखो यहाँ पर मैंने 2 दिन आइडियल दिए है, बट अगर आपको लगता है ये 2 दिन सफिशिएंट नहीं है आपको, तो यहाँ पे आप 5 डेज भी ले सकते हैं। क्यों 5 डेज ले सकते हैं? क्योंकि आप जनरली जो आपका लास्ट पेपर रहता है, जो फर्स्ट पेपर रहता है आपका एडवांस अकाउंट का, उसको 4 to 5 डेज तो देते हो। अगर 4 to 5 देने वाले हो, या तो यहाँ पे 2 डेज लिखा मैंने, अगर 3 डेज भी कोई देता, 3, 4, 5 डेज देने वाले हो, तो वो दिन का क्या करना है आपको कि पहले तो प्लान बनाओ। क्या प्लान बनाया? जैसे ये वाला, यही प्लान अगर फॉलो करना है तो यही प्लान फॉलो करो कि मैं तो रिकमेंड करता है यही प्लान पे स्टक रहो। पर अगर आपको लगता है कि इसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली आपका जो फाइनल प्लान रहेगा वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या फायदा होगा सर ये फाइनल रिवीजन देने का? सबसे पहला फायदा कि आप एग्जाम का फियर आपके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली कैसे करते लोग, सिर्फ 2 रिवीजन देते, एक फुल पेपर देते और डायरेक्टली एग्जाम के लिए बैठ जाते। सबसे गलत चीज़ है वो, क्योंकि अगर आपने फाइनल पेपर जो आपका फाइनली जैसे देने वाले हो, फुल पेपर देने वाले हो, 5 to 6 डेज में आप रिवीजन करके उसको पेपर देने वाले हो, अगर वो एटमॉस्फेयर पे आप नहीं रहे हो और डायरेक्टली पेपर देने वाले हो, तो हो सकता है कि आप पेपर में ब्लंडर्स कर दो, आपका पेपर पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो, आपकी जितनी गलतियाँ मतलब होना टाल सकते थे आप, वहाँ पर हो जाए। ठीक है, उससे अच्छा सबसे सेफ पे क्या रहता है? पहले तो पेपर दो, अंडरस्टैंड करो आपकी मिस्टेक क्या हो रही है। यहाँ ये लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस, जो थर्ड डिवीजन रहेगी उस पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए 100%, मतलब 90 to 100% रहना ही रहना चाहिए। और आपका जो प्रिपरेशन की जो मेहनत रहनी चाहिए वो तो 100% ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहता है अप्रोच। अभी सर मैंने फाइनल पेपर में क्या रहना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए? जो फाइनली आप देने वाले हो सेम अप्रोच यूज़ करना है। क्या अप्रोच यूज़ करना है? कि जो थर्ड रिवीजन में अप्रोच यूज़ किया था वही माइंडसेट से आपको बैठना है कि भाई मैं दूंगा पेपर, मेरे को आता सब चीज़ें। और ये देखो, जब आप रिवीजन करोगे ना, या एडवांस अकाउंट में जनरली नहीं होता है ऐसा, पर बाकी सब्जेक्ट्स में होता है कि कभी कभी आपका ना कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो सकता है। कॉन्फिडेंस कम हो सकता है मतलब कोई कोई दिन आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, कोई कोई दिन लगेगा आपको सब कुछ आता है। सिर्फ आपको क्या रखना है आपके मन में, जो भी मेरे साथ चल रहा है वो सही चल रहा है। ऐसा बोलो खुद को कि जो भी मेरे साथ चल रहा है वो सही चल रहा है, मैं करूँ, मेरे से होता, मैं करूँगा। जो भी मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। ऐसा हर दिन आपको क्या बोलना है? मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना मेरे को आता मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज आ जाती है। पर मैं सीख रहा हूँ ना, एक अप्रोच रहता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी रहे कि सर मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है, फर्स्ट डिवीजन में ये चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करना है, या तो आपको कोई चैप्टर में है कि एडवांस अकाउंट का सर ये वाला पार्ट ना कैसे रिवाइज करना चाहिए मेरे को बता दो, तो आप मेरे को ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे अपना टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मैं दे दूंगा, और यहाँ पे आप ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्रिपेयर करो अच्छे से, एकदम मेहनत से प्रिपेयर करो। देखो अगर आपने ये वाला जो स्टेज रहेगा ना कि इंटर आपने क्लियर कर लिया अच्छे से, जो खुशी मिलती कि आई एम नाउ CA फाइनलिस्ट वाली, सच्ची बहुत अच्छी खुशी रहती कि मैं लास्ट स्टेज पे हूँ। अभी मैंने जो लेवल थे CA के बहुत अच्छे से मैंने किए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस पे कांटेक्ट करो। और बात रही सर ये वाली मेरे को PDF कहाँ से मिलेगी, तो मैं नीचे टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, आप टेलीग्राम की लिंक पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आपके जो CA इंटर पढ़ रहे हैं दोस्त, जो एडवांस अकाउंट के लिए स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम। थैंक यू।